नमस्कार दोस्तों, KDGS क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में आवास वाले चैप्टर को ख़त्म किए थे और उसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखाया। इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। अब नए सिलेबस में जो है नया टॉपिक वो पॉल्यूशन का है, प्रदूषक का है। तो हम लोग इस वीडियो में पॉल्यूशन देखेंगे। तो पॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे कि पॉल्यूशन सर्वप्रथम जो सिलेबस में है वो पॉल्यूशन 3 भागों में बांटा गया है। एक है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। इसलिए इसके अलावा जो मिसलेनियस पॉल्यूशन है उनको हम लोग देखेंगे, जैसे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, ई वेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है और प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है। और इसके अलावा अब ये सब देखेंगे और इनका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे क्या कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं और किन गैसों को मिलाकर वायु प्रदूषण का निर्माण होता है। तो वायु प्रदूषण सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि वायु किसे कहते हैं। तो वायु की जो परिभाषा होती है वो सभी गैसों का मिश्रण जो होता है उसे वायु कहते हैं। यदि ये मिश्रण समान होता है, समान अनुपात में होता है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यदि इसका वायु जो होता है और समीकरण मिश्रण वो असमान हो जाता है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये वायु जो होता है वो गैसों का मिश्रण होता है और ये समान अनुपात में क्या होता है, अगर होता है तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। और तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि ये प्रदूषक किसे कहते हैं, प्रदूषण किसे कहते हैं। प्रदूषण इसी से मिलता जुलता इसकी परिभाषा है। जैसे प्रदूषण ऐसा विचलन होता है जो समान अवस्था में परिवर्तित कर देता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि मनुष्य के जीवन में या प्राणियों के जीवन में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे मनुष्य बीमार पड़ने लगता है या किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। तो हम देखते हैं कि पॉल्यूशन अब हो गया, उसका नाम पॉल्यूशन हो गया। यदि पॉल्यूशन है, मनुष्य अगर हवा जो है जहरीली हुई है लेकिन एक हद तक है, उसमें कंट्रोल है, वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो उसे हम पॉल्यूशन नहीं कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है लाठी लेके चल रहा है रास्ते में, यदि लाठी लेकर केवल चल रहा है तो उससे किसी व्यक्ति को आने जाने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे हम ये नहीं कहेंगे कि वो गलत आदमी है या गलत ध्येय से लाठी लेकर जा रहा है। लेकिन वो हवा में भांजते हुए लाठी लेकर जा रहा है और किसी को चोट लग जा रही है तो हम उसके बारे में सोचने लगेंगे कि ये गलत आदमी है, इसके बारे में हम लोग को इसका कुछ करना चाहिए। तो हवा में लाठी भाजना गलत है। ये हो गया पॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे पॉल्यूशन की जब बात आती है, एयर पॉल्यूशन की बात आती है, तो क्या होता है कि सबसे पहले क्या था कि WHO ने वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी दी। उसने कुछ गैसों की पहचान की और बताया कि ये गैसें जो हैं वो मनुष्य के जीवन में हानिकारक या बीमारियों को लाने का काम कर रही हैं। तो सभी देशों ने इस बात को सुना और गौर किया और अपने अपने देशों में संस्थाओं का निर्माण किया। तो जो भारत देश में है, अपने भारत में जो संस्था है एयर पोल्यूशन के लिए या प्रदूषण के बारे में काम करती है, प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए, निगरानी करने के लिए, तो वो है CPCB। अब इसका पूरा फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1972 अधिनियम के तहत 1974 में की गई थी। ये जब 1974 में इस संस्था का निर्माण किया गया था तो ये केवल जल प्रदूषण के बारे में बात करती थी या उसका निगरानी करती थी या मानक तय करती थी। ठीक दोस्तों, लेकिन 1984 में क्या हुआ कि धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ता गया और एक भयानक रूप ले लिया, वायु प्रदूषण। तो इसके बारे में सरकार चिंतित हो गई और उसने इस जो काम केवल जल प्रदूषण के रूप में करती थी वो अब उसका काम बढ़ गया और ये वायु प्रदूषण के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। तो CPCB का काम जो है देख लेते हैं ये काम कैसे करती है। ये अपना स्तर बनाती है, 3 भागों में बांट कर अपने कार्यों का विभाजन करती है और कार्य करने का प्रयास करती है। तो पहले में क्या करती है, मानक तय करती है, फिर उसी मानक को निगरानी करती है
और जब निगरानी हो जाता है तो प्लस और माइनस करती है, मतलब देखती है कि गलत हुआ है काम कि सही काम हुआ है। तो जब गलत होता है तो दंड का भी प्रावधान करती है, इसमें सजा का निर्माण करती है, सजा का प्रावधान करती है। ये जो सजा होता है वो केवल व केवल आर्थिक रूप से होता है, इसमें पैसे लेके और काम करने के लिए इजाज़त दे दी जाती है। जो दंड का निर्माण करती है वो केवल आर्थिक रूप से ये सजा देती है। यदि सामने वाली पार्टी को, सामने वाले व्यक्ति को अगर इसकी जो सजा दे रही है आर्थिक रूप से ज़्यादा जुर्माना लगा दिया और उसे खुश नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना याचिका दायर कर सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनेगी भी। तो हम लोग देख लिए। अब इसमें क्या है कि और एक मानक जारी किया, निगरानी किया और दंड का प्रावधान किया। और ये जो मानक है 2 प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित हैं। जैसे पहला जो क्षेत्र है वो क्या है, सामान्य क्षेत्र है। सामान्य क्षेत्र के लिए अलग मानक होंगे और विशेष क्षेत्र के लिए अलग मानक होंगे। सामान्य क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, औद्योगिक संस्थान आते हैं जहाँ पर उद्योगों का निर्माण किया जाता है, रिहायशी क्षेत्र आता है जहाँ लोग बसते हैं, घर बनाते हैं, मार्केट लगाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर खेती बाड़ी भी होती है, घर बनते हैं, मार्केट भी लगती है, मतलब सब कुछ होता है, जंगल भी रहता है। और अन्य प्रकार के ऐसे क्षेत्र होते हैं जो इसके लिए प्रथम सामान्य क्षेत्रों में, जिनके लिए नियम कानून बहुत बेहतरीन नहीं होता है, बहुत कठोर नहीं होता है। यहाँ पर आसानी से आपको घर बनाने के लिए परमिशन मिल जाएगी, बिजली बिल और उद्योग लगाने के लिए या मार्केट बनाने के लिए आपको यहाँ पे बहुत जल्दी से अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन जब विशेष क्षेत्र में आते हैं तो विशेष क्षेत्र आप देखिए कि इसका नाम ही हो जाता है ESZ। ESZ का मतलब होता है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। जहाँ सेंसिटिव की बात आ गई, मैं यहाँ पर अति संवेदनशील क्षेत्र होता है, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र जो होता है, जैसे अब जैसे नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर हो गया और टाइगर रिजर्व हो गया, पवित्र उपवन हो गया। तो ये सब जो क्षेत्र होते हैं ये सब अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे किसी भी जंगल को बचाने की बात की जाती है या किसी पशु प्राणियों को बचाने की बात की जाती है जो संकटग्रस्त है, चिड़िया है, पशु है। जैसे टाइगर रिजर्व में क्या होता है, टाइगरों के लिए बना दिया जाता, क्षेत्र बना दिया जाता है। और हाथी रिजर्व में क्या होता है कि हाथियों का वहाँ पर कर दिया जाता है, संरक्षण कर दिया जाता है। डॉल्फिन के लिए डॉल्फिन वाला बना दिया जाता है, कछुआ के लिए, घड़ियाल के लिए, इत्यादि बहुत सारे प्रावधान हैं जहाँ पर आपके लिए विशेष क्षेत्र में ये सब आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि CPCB ने क्या किया कि सामान्य क्षेत्र और विशेष क्षेत्र में बांट के मानक को जारी किया। अब देखिए, जब 2004 में WHO ने हवाओं की पहचान कर ली तो 2009 में भारत सरकार ने कहा कि भाई तुम भी कुछ काम करो। तो इसने काम किया और ये 12 हवाओं को या गैसों की पहचान की। अब वो गैस निम्न प्रकार की हैं। अब इसमें क्या है, SO2 है, NO2 है, PM10 है, PM2.5 है, और इसमें हो जाएगा ओजोन है, PB है, PB मतलब लेड सीसा इसको कहते हैं, और CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसे कहते हैं, और अमोनिया है, अमोनिया, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और मीथेन। ये जो 12 गैसें हैं ये आपके, इनके अलावा 13वीं गैस जो ऐसी नहीं होगी जो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ये सब वायु प्रदूषण CPCB के माध्यम से जो गैसों का पहचान की गई थी वो गैस है। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन जो प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है, द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है, और ये जो प्राथमिक प्रदूषक हैं जैसे SO2 है, NO2 है, इनका स्रोत क्या है और इनका शरीर में प्रभाव क्या है, इनसे कौन सी बीमारी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।